साथियों, जोश IAS में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए आज टेस्ट नंबर 1 लेके आया हूं। सभी क्वेश्चन को देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। और आप लोग इस तरह से कमेंट करिएगा और आप लोग को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा टेस्ट के थ्रू। प्रॉपर 1 आवर्स आप लोग के लिए मैथ के लिए और प्रॉपर 1 आवर्स रीजनिंग के लिए दिया जाएगा। तो ये क्लास क्या होगा, दो भाग में डिवाइड कर दिया जा रहा है ताकि आप लोग को 1 घंटा का लेक्चर मिल जाए। आप लोग क्या करिए, जोश IAS चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही यहाँ पे स्कैनर दिया गया, अपने दोस्तों के साथ क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और यहाँ पे टेलीग्राम ID से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर टेस्ट नंबर 1 देख रहे हैं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है जबकि लेकिन पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। अब ऑप्शन में क्या दे रहा है, देखो कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में दे रहा है रिक्कीताय और ऑप्शन डी में दे रहा है सेंट्रोसोम। क्या होता है बाबू, तो सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है ये जो सेंट्रोसोम होता है, किसमें होता है, ये किसमें होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। लेकिन क्या होता है, अधिकांश पौधा है ना इसमें क्या होता है, ये अनुपस्थित हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है, पता होना चाहिए। आप लोग देखिए इसके बारे में बात किया, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में बता सकते हैं और रिक्कीताई के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए जो कोशिका भित्ति है ये क्या होता है, सिर्फ केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बाबू, तो ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। कोशिका भित्ति किसमें, पादप कोशिकाओं में। ये आप लोग क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान में, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका सूक्ष्मदर्शी में खुरदरी क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन आपसे क्या दे रहा है, देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में और कमेंट कीजिएगा। देखिए क्या दिया जा रहा है आप लोग के, इसकी मुड़ी हुई झिल्ली संरचना के कारण, इसकी सतह से चमक राइबोसोम के कारण, नाभिकीय झिल्ली के साथ निरंतरता के कारण और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के कारण। जितने भी स्टूडेंट है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होने वाला है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्यों होता है बाबू, खुरदरी क्यों दिखाई देता है RER, इसकी सतह क्या, इसका सतह किससे संबंध होता है, राइबोसोम के कारण क्या होता है, ये खुरदरा दिखाई देता है। ये लोग आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो राइबोसोम के कारण होता है ये आप लोग को। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने DNA की द्विकुंडलित डबल हेलिक्स रचना का प्रस्ताव दिया, आप लोग बताइए। जैकब और मोनोड, SC खुराना, वाटसन और क्रिक, और इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता है ये BPSC का क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। कौन दिया था बाबू, वाटसन और क्रिक दिया था। कब दिया था, 1953 में दिया था। ये आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाँ, 4 में आपसे ये बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हड्डियों उसमें अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है। बताओ बाबू, आप लोग के मानव हड्डियों की बात कर रहे हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा उपस्थित रहता है अधिक मात्रा में। ऑप्शन में दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी में दे रहा है आपसे देखो, हाँ कैल्शियम फॉस्फेट, और ऑप्शन डी में दे रहा है सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बताइए बाबू क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा बाबू आपका, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। आप लोग को जो क्या पता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, तो मानव की हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बाबू, तो कैल्शियम पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, तो ये क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ है जो हड्डियों को क्या करता है, कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और आपसे अगर पूछ लिए मानव कंकाल में कितनी हड्डियाँ होता है, तो आप लोग पता कितना होता है बाबू, 2 से 6 हड्डियाँ होता है। ये भी आप लोग से थोड़ा सा पूछ सकता है, आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना चाहिए। और RBC और WBC में क्या डिफरेंस है, आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। RBC एंड WBC में क्या डिफरेंस है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकार एस्ट्रोजन के निम्न स्तर के कारण हड्डियों के द्रव्यमान में कमी और फ्रैक्चर के जोखिम में वृद्धि का कारण होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग का क्या होता है, हड्डी के द्रव्यमान में कमी होने लगता है और धीरे धीरे फ्रैक्चर के कारण क्या होता है, जोखिम अधिक होने लगता है। इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका कौन सा विकार है, कौन सा कारण, उसके बारे में पूछा। देखो क्या ऑस्टियोपोरोसिस बोला जा रहा है, संधिवात रोग बोला जा रहा है, गठिया बोला जा रहा है और मांसपेशीय दुर्विकास बोला जा रहा है। क्या हो जाएगा बाबू, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या हो जाता है, हड्डी का द्रव्यमान कम हो जाता है और फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है।
और इनमें से सीमित क्या होता है, लोच होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा संयोजी ऊतक होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या होता है बाबू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंडन बोलते हैं। टेंडन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कनरा या स्नायु बोलते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कनरा और स्नायु हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन में पित्त के, और आप लोग यहाँ कमेंट कर सकते हैं लिगामेंट का क्या कार्य है, और ये जो कार्टिलेज है उसका क्या काम है, और जो स्नायु बंध है उसका क्या काम है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसको लिगामेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ये जो उपास्थि है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कार्टिलेज। तो आप लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन में पित्त के कार्य को सही मेल खाता है। तो देखो, ये प्रोटीन को पचाता है, आपसे बोला जा रहा है। यह कार्बोहाइड्रेट को विघटित करता है। यह वसा का क्या करता है, वाष्पीकरण करता है, पाइसीकरण करता है, और यह पेप्सोनोजन को सक्रिय करता है। जो पाचन जो होता है, पित्त का क्या कार्य होता है बाबू, तो यह वसा का क्या करता है, पाइसीकरण करता है। आपको ये पता होना चाहिए। और पाइसीकरण में क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और वसा से आप लोग से ये भी पूछ सकता है, विटामिन कौन सा घुलनशील जो विटामिन है, जो वसा है, जो विटामिन में घुलनशील है, और कौन है जो वाटर में घुलनशील है। यहाँ से भी आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना निगलते समय भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। देखो, जब आप लोग क्या करते हो, भोजन करते हो, तो वही पूछा जा रहा है, संरचना निगलते समय भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसका कमेंट कर सकते हैं। देखो, ऑप्शन में क्या दे रहा है, कंठ छद, ग्रसनी, कंठ द्वार और स्वर यंत्र। देखो, स्वर यंत्र नहीं हो सकता, कंठ द्वार नहीं हो सकता, ग्रसनी भी नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कंठ छद हो जाएगा। चलिए, जिसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। बाकी आप लोग इस सब के बारे में क्या कर सकते हैं, अगर कुछ भी जानकारी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको देखिए। आप सूची एक दिया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे दिया है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका पदार्थ और उसका कार्य क्या है, आपको मिक्स मैच करना है। तो टाइलिन का क्या कार्य आपको ये पता होना चाहिए। टाइलिन मुख्य रूप से क्या काम करता है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। टाइलिन क्या करता है बाबू, टाइलिन मुख में क्या करता है, स्टार्च का पाचन प्रारंभ करता है। टाइलिन क्या करता है आप लोग का, तो मुख में स्टार्च का पाचन प्रारंभ का होता है। देखिए, एक ऑप्शन क्या हो रहा है, बी हो रहा है, एक ऑप्शन बी होता है। ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अब देखिए, पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन के बारे में आप लोग का पता होना चाहिए। पेप्सिन क्या करता है बाबू, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, जो कि अभी हम आपको पहले बताए हैं। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। सेकंड का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सेकंड का सी हो जाएगा। चलिए, दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी। हाँ, अब रेनिन का क्या कार्य, इसके बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो रेनिन का क्या कार्य, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। रेनिन क्या करता है, रक्त में जो होता है, ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है, एंजियोटेंसिन में परिवर्तित कर देते हैं। ये किसका काम है, रेनिन का काम है। तो 3 का ए हो जाएगा। 3 का ऑप्शन मतलब आपका आंसर ए होने वाला है। समझ में आ गई चीजें, किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, मतलब कौन सा जोड़ा सही आपसे बारे में पूछ रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। विटामिन ए का किससे संबंध है, बेरी से। विटामिन बी का किससे, रतौंधी से। विटामिन सी का स्कर्बी से। विटामिन डी का पिलागराज। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या होने वाला। विटामिन सी किससे संबंधित है बाबू, विटामिन सी स्कर्बी से है। तो विटामिन ए किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और विटामिन बी और विटामिन डी किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। विटामिन बी का क्या होगा रासायनिक नाम, इसके बारे में। और विटामिन सी और विटामिन डी के, तो सबका रासायनिक नाम क्या करिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा चीज़ें। देखो, विटामिन डी को हार्मोन क्यों माना जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप लोग विटामिन डी लेने के लिए क्या करते हैं, सूर्य के धूप में क्या करते हैं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, बाहर में जाकर धूप लेते हैं सुबह सुबह का टाइम में। क्यों माना जाता है हार्मोन, यह केवल आहार से प्राप्त होता है और शरीर में संश्लेषित नहीं किया जाता। देखो, केवल का बात करें और किससे आहार से, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। यह जल में घुलनशील और तेजी से संश्लेषित या उत्सर्जित नहीं बाबू, शरीर इसे संश्लेषित कर सकता है और इसका सक्रिय रूप से शरीर के अन्य भागों में शारीरिक प्रक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या एंजाइमी अभिक्रियाओं में केवल का बात है, ये ऑप्शन कैंसिल हो रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है, आप लोग बताइए किसको प्रभावित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। पाचन प्रक्रिया को, या यकृत का कार्य को, या वृक्क का कार्य को, या रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता पे किसको करता है बाबू,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, किसके रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं और आप लोग क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हृदय का कौन सा कक्ष फेफड़े को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जो आप लोग का हार्ट होता है, कौन सा कक्ष क्या बोला जाता है, फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। तो ऑक्सीजन युक्त प्राप्त करता है कौन सा, दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय। तो आप लोग इसके बारे में पता है, आप लोग हार्ट का जो चैप्टर पढ़े होंगे आपको इसको बताया गया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करिए, इसको कमेंट करिएगा। कौन सा होता है बाबू, तो बाया आलिंद होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। ये चीज़ आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप लोग आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। बाकी देखिए दाया आलिंद के बारे में बात क्या होता है, तो दाया आलिंद क्या करता है बाबू, तो ये जो दाया आलिंद है ना आप लोग का, दाया आलिंद और बाया दोनों क्या करता है, ऑक्सीजन रहित प्राप्त करता है और पंप करता है। ये दोनों का काम क्या करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त करता है और रक्त क्या करता है, यहाँ पे पंप करता है। जबकि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कमेंट, आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार रिविजन करके जाइएगा, ताकि आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कतें ना हो। और धमनी का कार्य क्या है, सिराय का काम क्या है, कुछ सिराय का क्या कार्य है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव अंग अल्कोहल के विषहरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, आप लोग बताइए। अल्कोहल का जो विषहरण के मुख्य रूप से कौन सा उत्तरदायी है बाबू, ऑप्शन में देखो, यकृत, फेफड़ा, हार्ट और वृक्क। किसके बारे में बोला जा रहा है, क्या हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू, यकृत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए मनुष्य में वृक्क की पथरी जो मुख्य रूप से अभी आम लोगों में होने लगा है ज़्यादातर, किसके संचय के कारण बनता है, देखो कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट और सोडियम एसीटेट और सोडियम बेंजोएट। देखो ये दोनों तो नहीं होने वाला है आपका। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम ऑक्सलेट के बारे में बात कर रहा है, तो आप लोग बताइए क्या होने वाला, आप लोग को पहले बता दें। क्या हो जाएगा बाबू, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण क्या होता है, आजकल जनरली जितना भी लोग है उससे क्या होता है, पथरी का शिकायत होने लगा है। तो आप लोग को ये क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी के लिए नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। देखो बाबू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किससे पूछ लिया आपसे, मानव मस्तिष्क से एक क्वेश्चन पूछ लिया। ऑप्शन ए में दे रहा है सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, ये नियंत्रण, कोई भी उल्टी के नियंत्रण में भाग निकलने के क्या करता है, अपना कार्य करता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा सेरिबेलम, सेरिब्रम और पोन्स का क्या क्या कार्य है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखो उपवास के दौरान अगर आप लोग क्या करते हो, बासी पेट या किसी चीज़ के कोई पर्व तैयार करते हो, तो इसमें क्या किया जाता है, उपवास किया जाता है। रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। देखो जब आप लोग क्या करते हो, उपवास करते हो, उसमें से क्या करता है, शर्करा के स्तर को बढ़ाया जाता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी, उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब हार्मोन से भी आपका चैप्टर क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट होने वाला था। आपको क्या करना है, उसको अच्छे से रिवीजन करना है। क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा, ग्लूकागन हो जाएगा, सोमेटोस्टेरिन हो जाएगा और कार्टिसोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ग्लूकागन हो जाएगा, आप लोग कागन हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पादपों द्वारा सबसे अधिक तीव्रता से अवशोषित किया जाता है, कौन सा कलर होता है बाबू, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, बैगनी और नारंगी दे दिया है, नीला और लाल दे दिया आप लोग को, और नीली और क्या दिया दिया, इंडिगो और नीली जामुनी दे दिया है, और पीली और बैगनी दे दिया है। क्या होता है बाबू, ब्लू और क्या होता है, रेड होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, ब्लू और क्या होता है, रेड होता है। आप लोग को समझ में आएगा चीज़ें। हाँ, पादपों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित किया जाता है, जो पादप है ना, नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में नहीं बाबू, नाइट्राइट के रूप में नहीं बाबू, नाइट्रेट के रूप में अमोनिया, ये देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन में नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्राइट का क्या क्या कार्य है, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखो सरफेस टेंशन, जल तनाव के दौरान रंध्रों के बंद होने में कौन सा पादप हार्मोन शामिल होता है, तो ऑक्सीन, एस्बिसिक एसिड, इथिलीन और जिबरेलिन। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं। तो कौन होता है बाबू, एस्बिसिक एसिड होता है। देखिए 21 में आपसे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप समूह द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन में ग्लूकागन, इंसुलिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सोमेटोस्टेरिन। क्या होता है बाबू, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आप लोग को पता है, जानकारी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।
कौन सा हार्मोन है जो लैंगरहैंस द्वीप समूह द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो होता है जो स्रावित नहीं होता है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ग्लूकागन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेरोन क्या होता है? ये स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 में आपसे क्या बोला जा रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में देखिए और इसको देखिए। 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला जा रहा है देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जेरेप्थेल्मिया विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो आप लोग को देखिए, आप लोग को पहले ही बताया जाता है कौन सा विटामिन के कारण कौन सा रोग होने वाला है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो जेरेप्थेल्मिया जो है विटामिन ए के कारण होता है, विटामिन के कारण होता है, विटामिन डी के कारण होता है और विटामिन सी के कारण होता है। तो किसके कारण होता है बाबू? तो विटामिन ए के कारण होता है। ये क्या है? एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें क्या होता है, आँख का जो होता है ना कंजक्टिवा और कॉर्निया में क्या हो जाता है? सूखापन हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जेरेप्थेल्मिया के नाम से जाना जाता है। जो क्या कारण हो जाता है? जिससे क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। जिससे विटामिन ए के कमी से क्या होता है बाबू? रतौंधी होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? जेरेप्थेल्मिया विकार के बारे में बोला जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो विटामिन के कमी के कारण क्या होता है, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है और विटामिन डी की कमी के कारण कौन कौन सा रोग होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 23 में देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, गैसों का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान पादप के उत्तक के किस भाग के माध्यम से होता है? जो पादप के उत्तक है ना, कौन से भाग के माध्यम से होता है बाबू? देखो अभी ऊपर एक क्वेश्चन, फ्लोएम, जाइलम, मध्यशिरा और रंध्र किसके कारण होता है बाबू? तो रंध्र के कारण होता है। जो स्टोमेटा जो होता है ना, उसके कारण क्या होता है? गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होते रहता है। इस चीज आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। चलिए बाकी वहाँ पे क्या रहता है? एक गार्ड सेल रहता है जिसके द्वारा क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक जगत से संबंधित नहीं है? देखो आपसे पूछा जा रहा है यूग्लिना, राइजोपस, एस्परजिलिपस और म्यूकर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं क्या होने वाला है इसका आंसर, क्या होगा बाबू? यूग्लिना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो यूग्लिना किस समूह से संबंधित है। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो? कमेंट्स कर सकते हो। किससे संबंधित है बाबू यूग्लिना? ये तुम्हारा किससे संबंधित है? प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है, प्रोटिस्टा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्य को सामान्यतः लाल शैवाल कहा जाता है? तो कौन सा समूह जिसे लाल शैवाल कहा जाता है? तो आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जब हम क्या कर रहे थे, बीपीएससी के PYQ का एनालिसिस करवा रहे थे, उसमें आप लोग को पहले बता चुके हैं। कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? कमेंट करिए। 1 मिनट का टाइम है आप लोग का, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते। क्या हो जाएगा बाबू? रोडोफाइसी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और ये किसके कारण लाल होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो किसके कारण लाल होता है बाबू? फाइकोएरिथ्रिन के कारण लाल होता है। किसके कारण? फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन के कारण क्या हो जाता है? ये लाल हो जाता है। चलो अब ये तुम्हारा पॉलिटी का क्वेश्चन 26 में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बनाए गए संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित थी किसके द्वारा? संघीय विधायिका में, प्रांतीय विधानमंडल में, वाइसराय में या प्रांतीय गवर्नर में। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसमें अवशिष्ट शक्तियां नहीं थी बाबू? तो वाइसराय में क्या था? निहित था। इस टाइम 1935 की बात कर रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और 1935 के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण की, कौन सा पूछ रहा है? ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण की नींव माना जाता है। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1893। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा जाएगा बाबू? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। बाकी आप लोग पिट्स इंडिया एक्ट और 1861 और 1892 के बारे में क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप लोग को कुछ जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त जो सेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखो ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा सकते हैं। जब क्या कर रहे थे? एनालिसिस करवा रहे थे, तो उसमें देखो भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और भारत के प्रधानमंत्री कौन करता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन करता है बाबू? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं।
ये कौन सा आर्टिकल में है, तो ये भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल में बाबू, अनुच्छेद 108 में है। ये थोड़ा सा आप लोग को क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और देखो मनी बिल के बारे में आप लोग बात कर सकते हो। और देखो एक चीज हो सकता है, देखो मनी बिल जो होता है ना, किस में आता है, अनुच्छेद 110 में किस चीज के बारे में चर्चा किया गया, 110 में मनी बिल के बारे में बात किया गया है। तो इसके लिए क्या होता है ना बाबू, जॉइंट सीटिंग नहीं किया जाता। क्या होता है, जॉइंट सीटिंग नहीं बुलाया जाता है। ये चीज आप लोग को जानकारी में रखना है। नहीं बुलाया जाता है मतलब क्रॉस का मतलब नहीं बुलाया जाता है। ये चीज आप लोग को जानकारी में रखना चाहिए। एक तो ये हो जाएगा, और एक अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट 356 मतलब 368, हाँ, इसमें क्या होता है, संविधान का संशोधन होता है। इसमें क्या होता है, इसको एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये जो अनुच्छेद 368 है, जिसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, उसको भी क्या करता है, जॉइंट सीटिंग के तहत नहीं बुलाया जाता है। बाकी समझ में आ गया चीजें। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखो भारतीय विधानमंडल को पहली बार क्या पूछ रहा है, बाई कैमरल बनाया गया था कब, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 पूछ रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो बाई कैमरल कब बनाया गया था पहली बार, तो 1999 में बनाया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। बाकी आप लोग देखिए इसको किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ आप लोग को जानकारी में होना चाहिए। देखो भारत शासन अधिनियम 1935 आप लोग को पता ही है चीज़ें। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसको मार्ले मोंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। किस, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के नाम से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब से बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 7वीं अनुसूची में क्या बोला जा रहा है, संघ और राज्य के बीच क्या हो जाता है, शक्तियों का विभाजन हो जाता है। ये बात सही है। 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, 7th शेड्यूल बोलते हैं। इसमें तो राज्य और संघ का क्या होता है, शक्ति का विभाजन किया जाता है। इसमें सही बात है ये चीज। देखिए दूसरा अनुसूची में क्या बोला जा रहा है, शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। चौथा में क्या, राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन किया जाता है। ये बात सही है। 10वीं अनुसूची में क्या, दल बदल मतलब एंटी डिफेक्शन के रूप का अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है पूछ रहा, ये जो दूसरा है ना, आपको क्या होगा, सही नहीं होगा। दूसरा में क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा में क्या होता है बाबू, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो अध्यक्ष और न्यायाधीश होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनकी उपलब्धियों को और उस विषय उनका शपथ दिलाया जाता है। ये जो शपथ दिलाने की बात कर रहा है, ये शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में बात किया जा रहा है। ये कौन सा अनुसूची में है, ये 3rd शेड्यूल में। किस में है बाबू, 3rd शेड्यूल में है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बाकी समझ में आ गया चीजें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत, देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने वाले, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। ये चीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। तो देखिए टी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी, एससी मुखर्जी और फ्रैंक एंथोनी कौन थे बाबू, तो फ्रैंक एंथोनी थे। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। बाकी देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी आप लोग को जानकारी है। BN राव के बारे में जानकारी रखिए कौन थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी जानकारी रहना चाहिए। ये सब आप लोग क्या कर सकते हैं, जानकारी में रख सकते हैं, इसको आसपास अपने आसपास याद रख सकते हैं। देखिए भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तारीख क्या थी, बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 26 नवंबर। आप लोग क्या करें, यहाँ पे कंफ्यूजन करिएगा और गलत करके आइएगा। इस टाइप का अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया बीपीएससी तो आप लोग क्या करिएगा, कॉमन मिस्टेक करके आइएगा। इसलिए कभी कभी क्या कर सकते हैं, उसको डेट को याद रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, अंतिम बैठक की तारीख कब रखा गया था, 24 जनवरी 1950। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो पहली बैठक कब रखा गया था, तो पहली बैठक के बारे में भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या होगा। तो बाबू 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था। अब देखो 5, अगर तुमसे पूछा 5 दिसंबर 1949 को क्या हुआ था, तुम लोग को कोई जानकारी नहीं होगा। चलो अंतिम बैठक हो ही गया। कितने वर्ष लगा था, संविधान अपनाया कब गया था, ये भी आप लोग का पता होना चाहिए। कब अपनाया गया था बाबू, तो 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। बाकी समझ में आ गया चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टोटल कितना टाइम लगा था आप लोग को ये भी पता, लागू कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए आप लोग को। ये कब हुआ था बाबू, 26 नवंबर 1950 में। ये चीज़ भी आप लोग को चाहिए, थोड़ा सा जानकारी में रहना चाहिए। चलिए
संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो मौलिक अधिकार जो है उसके समिति कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। बताइए आप लोग, पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बी एन राव थे या डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे? कौन थे बाबू? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। किस चीज़ के लिए? तो मौलिक अधिकार के लिए। आप लोग को इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं हम लोग 34 की ओर। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस चीज़ के बारे में पहले ही बता चुके हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, जिसको क्या बोलते हैं? कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, की संकल्पना किस देश से ली गई? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, इटली और कनाडा। सॉरी क्या जाएगा बाबू आपका? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और क्या क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते। अभी हम लोग आप लोग से बात कर रहे थे जॉइंट सीटिंग के बारे में, वो भी किससे लिया गया बाबू? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा जानकारी रख सकते हैं। कौन सा आर्टिकल में ये भी पता होना चाहिए। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात कर रहा है और इटली के बारे में बात कर रहा है और कनाडा, यूएसएसआर, जिसको क्या बोलते थे पहले? यूएसएसआर, जिसको अभी क्या बोलते हैं? रसिया बोलते हैं। तो रसिया से क्या लेगा? आप लोग इसको भी कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। क्या लिया गया बाबू? तो फंडामेंटल ड्यूटी, प्रस्तावना में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको लिया गया है। बाकी आप लोग क्या कर, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना में जो भी आर्थिक न्याय के बारे में बात किया गया है वो कहाँ से लिया गया है? इसी में से लिया गया है। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कनाडा से क्या लिया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसे क्या लिया गया था बाबू? रेसिड्यू पावर लिया गया था, जो आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? कमेंट सकते हैं। इसमें क्या गया था? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात किया गया। बाकी जितना भी चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम हॉल में गलत ना हो। चलिए निम्नलिखित में किसे भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं माना जाता है? संविधान कौन सी विशेषता नहीं माना जाता? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35 नंबर अब क्या बोला जा रहा है? शक्तियों का वितरण, अर्ध संघीय संरचना, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता और प्रतिबद्ध न्यायपालिका। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं किसे नहीं माना जाता है। देखो शक्तियों का वितरण किया जाता है, अर्ध संघीय संरचना भी है, लिखित संविधान भी है, क्या है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चीज़ जो भी है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के दार्शनिक सिद्धांतों के लिए प्राथमिक आधार के रूप में कार्य किया है? तो नेहरू रिपोर्ट, पंडित नेहरू का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कब आया था? 1947 में आया था। और देखिए क्या बोला जा रहा है? प्रशासनिक सुधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाषण जो कब आया था? 1947 में आ गया था आप लोग को। चलिए ये भी चीज़ आप लोग समझ में। अब क्या यंग इंडिया में महात्मा गांधी का जो लेख हुआ था स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस, कब लिखा गया था? तो 1922 में लिखा गया था। चलिए तो बोला जा रहा है किसे भारत के संविधान के दार्शनिक सिद्धांत के प्राथमिक आधार के रूप में कार्य किया गया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसको लिया गया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो ये बात आप लोग को पता हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं हम लोग। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का क्या है? दर्शन नहीं है। तो दर्शन नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आप लोग देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज, राजनीतिक समानता और साम्यवादी राज। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू? साम्यवादी राज के बारे में क्या है? संविधान में दर्शन नहीं किया गया, मतलब चर्चा नहीं किया गया है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए ये जो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। उसके द्वारा क्या हुआ था? समाजवादी राज को क्या किया कर दिया था? शामिल कर दिया गया था। समाजवादी राज को क्या कर दिया था? शामिल कर दिया गया था, प्लस में ऐड कर दिया गया था। ये चीज़ आपको थोड़ा सा जानकारी में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राष्ट्र सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आप लोग बताइए कौन सा अनुच्छेद है बाबू? 115, 117, 240, 249। ये आप लोग को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कौन सा होगा। तो जो राष्ट्र सूची के विषय में कोई भी कानून बनाने का अधिकार है कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 249 में है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अनुच्छेद 115 किससे संबंधित है, 240 का किससे संबंधित? आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप लोग क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है। हाँ,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित किया जा सकता है? देखो बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से फंसाता है बीपीएससी। अनुच्छेद 2 में बोला जा रहा है, अनुच्छेद 3 में जा रहा है, अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 368 में। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं किस में किया जाता है बाबू? राज्य की सीमा को परिवर्तन किस में किया जाता है? अनुच्छेद 3 में किया जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। बाकी आप लोग रिवीजन के तौर पर अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 368 एक बार देख सकते हैं, ताकि आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलिए, कौन सा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग, SRC जिसे बोलते हैं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ऑप्शन में क्या दिया गया देखिए, न्यायमूर्ति फजल अली, आपसे देखिए पोटी श्री रामलुलु, KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो क्या जाएगा बाबू, कौन नहीं था इसमें? पोटी श्री रामुलु नहीं जी थे। बाकी आप लोग को सब कुछ पता है। बाकी ये कब, इसमें आप लोग को बाकी कोई भी जानकारी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये जो आयोग आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, कब आया था बाबू? तो 1953 में लाया गया था इसको। इसमें कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसमें देखो 16 राज्य था स्टेट, प्लस में 3 केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बोलते हैं हम लोग। तो इतना चीजें था इस टाइम के आसपास। चलिए, बाकी आप लोग KM पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू और न्यायमूर्ति फजल अली के बारे में क्या जानते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। 41 में चलिए देखते हैं आपसे क्या बोला जा रहा है। भारत की संविधान सभा ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो कब अपनाया गया था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 22 जुलाई 1947। तो क्या आप लोग को पता है कब हुआ? 22 जुलाई हुआ ही था, तो 22 जुलाई 1947 हो गया। चलिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपसे ये पूछ सकता है इसको डिजाइन किसने किया था, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कौन सा किया था बाबू? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया जी ने किया था। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। और यहीं पे एक ध्वज समिति का भी निर्माण किया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? तदर समिति के नाम से जाना जाता है। इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्री राजगोपालाचारी, KM मुंशी और BR अम्बेडकर शामिल थे। चलिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन कथन गलत है? तो आप लोग कथन को पढ़िए और आंसर करने का कोशिश कीजिए। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जी सही बात है भाई। पुडुचेरी को 1954 में फ्रांसीसी शासन से भारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये भी सही बात है। अब से गलत पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किसी के बारे में 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा दमन और दीव को गोवा से क्या अलग कर दिया गया? यही चीज आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर होने वाला है। और देखिए क्या बोला जा रहा है। दादर और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो कौन सा गलत हो जाएगा बाबू? शासन के अधीन थे। तो ये ऑप्शन क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। दादर और नगर हवेली जो है 1954 तक अपने शासन के अधीन नहीं थे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। कब अलग किया गया था, ये चीज भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति क्या स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता अगर प्राप्त करता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? कौन सा आर्टिकल में बोला गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 9 कौन सा है बाबू? अनुच्छेद 9 में है। बाकी आप लोग 5, 6, 7 के बारे में भी कमेंट करिएगा, ताकि आप लोग का क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा चीज़ें। चलिए 44 की ओर चलते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम है? ऑप्शन में तेरा गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभाओं के साथ केवल सांसद। आप लोग कमेंट सेक्शन कौन सा नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम है? गृह मंत्रालय के बारे में बात किया जा रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद, राज्य विधानसभाओं के साथ। ऑप्शन नंबर केवल सांसद हो जाएगा। आपको समझ में आएगा चीजें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड से उन्मुक्ति, एक ही अपराध 2 बार दंडित होने से संरक्षण का प्रावधान है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? इसको कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बीपीएससी इस क्वेश्चन को टारगेट भी करता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 और आप लोग इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ताकि एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बाबू? आपका आंसर अनुच्छेद 20 हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ और इतना क्वेश्चन गलत। और देखिए, अनुच्छेद का भी सब क्लाउज है 1 और 2, 3, ये भी आप लोग को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जो अनुच्छेद 20 का जो 1 है ना, इसे किससे संबंधित है? पॉस्को एक्ट से संबंधित है।
अनुच्छेद 2 जो है किसी दोहरे खतरा से संबंधित है, दोहरे खतरा से सुरक्षा जो अभी बताया गया है इससे संबंधित है। कौन सा सब क्लाउज 2। और अनुच्छेद 20 का 3 जो है किसी सेल्फ इंक्रिमिनेशन से संबंधित है। ये चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो बीच में क्या बोला जाता है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए क्या किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। इस किसमें है, सब क्लाउज 3 में है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और अनुच्छेद 22 में क्या है, 21 में क्या है और 19 में क्या, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ताकि आप लोग को जानकारी हो सके और रिविजन हो सके चीज़ें। निम्नलिखित में से किस अधिकार को, अगर देखिए आप कोई क्वेश्चन गलत कर लेते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग जाइए और उस चीज़ को क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए ताकि आप लोग को फिर से याद आ जाए। इसीलिए आपको टेस्ट 1 लेकर आया हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं उसको भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए 46 आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। विकास जी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्या हो जाएगा बताइए। 46 में निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिए क्या होने वाला है। तो समानता का अधिकार बोला जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या जगह आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद में है ये भी पता होना चाहिए। इसमें कहाँ पर चर्चा किया गया था, अनुच्छेद 32 में चर्चा किया गया है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। अब देखो अनुच्छेद 32 में जो तो बोला गया मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का, अगर आप क्या करते हैं सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ओर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं तो वहाँ पर 4-5 प्रकार के रीट के बारे में बात किया गया है। तो 5 प्रकार का जो रीट है आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पहला जो रीट होता है उसको क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इसमें क्या करते हैं आप, सशरीर उपस्थित होते हैं। परम आदेश मतलब आप क्या करते हैं, उसको आदेश देते हैं। उत्प्रेषण मतलब क्या, आप प्रमाणित करते हैं। प्रतिषेध मतलब क्या, उसको निषेध करते हैं। और अधिकृत परीक्षा मतलब किस प्राधिकार से है आपको उसको क्या करते हैं बताते हैं। चलिए भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है, एक मौलिक अधिकार के बारे में बात करें, सॉरी हाँ, अधिकारों से असंगत सभी कानून क्या है, शून्य है और मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा बाबू, अनुच्छेद 13 हो जाएगा। और आप लोग अनुच्छेद 12, 32 और 33 के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए अब देखिए इस टेस्ट सीरीज से आपको लगाने से यही फायदा होगा, इस टेस्ट को देने से तो आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं छोड़ सकते, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद में किया गया बाबू, अनुच्छेद 15 के 4 में और 16 के 4 में बात कही गई है। ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए, जानकारी में होना चाहिए। बाकी 13 और 340 और 338 में क्या बोला गया, आप लोग इसको भी जो 338 के बारे में बात की, इसमें किस चीज़ के बारे में, एनसीबीसी के बारे में बात किया गया है। आप लोग इस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। जब हम आप लोग को क्या करवा रहे थे, एनालिसिस करवा रहे थे तो वहाँ पर हम इस चीज़ को आप लोग को क्या कहते हैं, अच्छे से बताए थे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो कौन सा है बाबू, अनुच्छेद केवल 19 है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशी नागरिकों के लिए उपस्थित नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अनुच्छेद 19 में क्या क्या आता है। तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और सभा की स्वतंत्रता, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास बसने की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता। यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसको है, केवल भारतीय व्यक्तियों को, नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 19 में है। चलिए भारत के संविधान के डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है, जिसे राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया, सही बात है बाबू। अब देखो क्या बोला जा रहा है आपसे, और ये भी चीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोग कौन सा अनुच्छेद में, इसको भी थोड़ा सा बेसिक में जानकारी में रख सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा बाबू, अनुच्छेद नंबर 45 हो जाएगा। चलिए और राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में से न्यायपालिका का कार्यपालिका का जो पृथककरण किया गया, मतलब अलग किया गया, कौन सा अनुच्छेद में बोला जाता है, तो अनुच्छेद 50 में बोला गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण और परीक्षण, इसके बारे में भी क्या किया गया, बात किया गया है। ये कौन सा अनुच्छेद में, आप लोग ये भी क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद आपको कितना जाएगा बाबू, 49 हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जो आपका डीपीएसपी का जो अनुच्छेद पार्ट 4 है, ये कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल,
तो ये आर्टिकल कहाँ पे है, 36 से लेके 51 तक के बीच में है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। किस में है बाबू, तो पार्ट 4 में है। ये भी आप लोग को क्या होना चाहिए, जानकारी में होना चाहिए। चलिए, तो आपका आंसर हो गया ना, दोनों के तीनों सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, हाँ, तो आपका आंसर डी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलने से पहले आप लोग का मतलब 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और 50 क्वेश्चन कंप्लीट में 40 मिनट लगा है। तो आप लोग एग्जाम हॉल में यही कीजिएगा, 40 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा, ताकि आप लोग को 10 मिनट टाइम मिले, ताकि आप लोग फिर से रिवीजन करके क्वेश्चन को आराम से इजीली टैकल कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।